दोस्तों ये स्टोरी का 34 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कियान जानता था कि उसके दुश्मन बहुत हैं और सुहानी उसकी कमजोरी है। यह बात अब उसके दुश्मन अच्छी तरीके से जानते थे। कियान उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने सुहानी को इस तरह प्रोटेक्ट करने का सोचा था। जब तक वह इस बारे में सोच रहा था तब तक शिवा ने सुहानी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। लोकेशन ट्रेस होते ही उसने जल्दी से कहा, सर मैम नॉर्थ में हमसे 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कियान के चेहरे पर यह सुनकर एक सुकून बिखरा और वह उसके साथ उस लोकेशन पर पहुंच गया। जंगल के पास पहुंचकर कियान जंगल को घूर कर देखने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सुहानी जंगल में क्यों और किस लिए आई होगी। बिना एक सेकंड की देरी किए सब ने अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए। लोकेशन पर बहुत पहुंचकर उन्हें सिर्फ वहां सुहानी का ब्रेसलेट मिला। उसके ब्रेसलेट को देखते हुए कियान ने कहा, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ब्रेसलेट को कियान ने अपनी पॉकेट में रखा और आगे बढ़ गया। उसके आदमी उस पूरी जगह पर फैल गए थे और सुहानी को ढूंढने लगे थे कि तभी एक आदमी ने जल्दी से कहा, सर यहाँ पर तो किसी की लाश है। यह सुनकर कियान तुरंत ही उसके पास गया और लाश को देखने लगा। तभी उसकी नजर लाश के पास ही पड़े खून से सने खंजर पर गई। वह लाश और खंजर को देखकर ऑब्जर्व करने लगा। उसके दिमाग में वहां के हालात देखकर एक कहानी बनी और वह जैसे समझ गया कि वह क्या हुआ था वहां। यह सोचकर उसने खुद से कहा, क्या सुहानी ने इस आदमी का मर्डर होते देख लिया था? क्या उसके गायब होने के पीछे की यही वजह है? यह सोचकर उसने शिवा को ऑर्डर देते हुए कहा, पहले तो यह पता करो कि यह किसका आदमी है और यहाँ के हर छोटे बड़े क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर मुझे चाहिए। शिवा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मन ही मन राहुल को याद करते हुए कहा, तेरी बड़ी याद आ रही है यार, टाइम कम है और सर को इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे इतनी जल्दी मैं यह सब कैसे करूंगा? यह सोचते ही वह वहां से चला गया। वहीं उधर दिल्ली में ब्रेकफास्ट टेबल पर 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक बड़े आराम से अपना नाश्ता कर रहा था तो वहीं 3 लोग ऐसे खा रहे थे मानो उन्हें किसी ने मौत की सजा सुना दी हो और इसलिए खाना उनके गले से उतर ही नहीं रहा था। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी कि तभी उन्हें कछुए की चाल से खाते हुए देखकर रेहान ने कहा, जब से आए हो तीनों ऐसे ही मुंह लटकाकर बैठे रहते हो, कम से कम खाना तो सही से खाओ। यह कहते हुए उसकी नजरें शिवी, राहुल और स्वाति पर थी। तभी उसकी बात पर शिवी ने रूठ होते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं रहना, हम लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हम सब वापस जाना चाहते हैं। यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया और फिर धीमी आवाज में कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे भाई और भाभी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। रेहान की नजरें उसी पर थी। वह देख रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की कितने अच्छे से एक्टिंग कर रही है, पर यह सच भी था कि मन तो किसी का नहीं लग रहा था, उसका भी नहीं। यह सोचकर उसने तीनों को देखते हुए कहा, ठीक है 2 दिन और रुको, फिर हम सब वापस चले जाएंगे। उसकी बात पर शिवी ने तपाक से कहा, पर 2 दिन क्यों, हम आज क्यों नहीं जा सकते? शिवी की बात सुनकर रेहान ने एक हाथ अपने माथे पर रख लिया और फिर अपना माथा सहलाते हुए कहा, 2 दिन रुकने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हमारा बिजनेस मुंबई में सेट किया है, सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा काम रह गया है, 2 दिन में ही हो जाएगा और अब कोई सवाल नहीं। चुपचाप तीनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और 2 दिन तक शांति से रहो। रेहान ऑर्डर देकर और अपनी बात पूरी कर कर उठकर जाने लगा। तभी कुछ आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसके जाते ही शिवी, राहुल, स्वाति तीनों ही एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे और उसे रुकते देख कर वे तीनों वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। उसने पलट कर उन्हें देखा और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसके जाने के बाद तीनों ही हंसने लगे। तभी स्वाति ने कहा, शिवी हम ना एक काम करते हैं, हम आज से ही अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। उसकी बात पर शिवी ने हाँ कह दिया। दोनों को बातें करते देखकर राहुल भी उठकर चला गया। वहीं उधर श्रीलंका में कियान वहां के 7 स्टार होटल के वीआईपी रूम में था और शिवा की लाई हुई फाइल पढ़ रहा था। शिवा उसके सामने ही था, हाथ बांधे खड़ा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रिंग सुनकर वह एकदम से डर गया। कियान ने उसे पलके उठाकर देखा पर कहा कुछ नहीं। तभी शिवा ने जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखा तो पायल उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन जेब में रखते हुए खुद से कहा, यह लड़की एक दिन मुझे मरवा कर रहेगी, कितनी गलत टाइमिंग है इसकी। जब भी मैं सर के सामने होता हूँ तब यह ही क्यों मुझे कॉल करती है। कियान ने फाइल पढ़कर उसे मेज पर रख दिया और फिर खड़े होते हुए कहा, द रॉयल क्लब चलो। उसकी बात पर शिवा ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं उधर मुंबई में शिव को पता चल गया था कि कियान आज रात में ही श्रीलंका चला गया, पर उसके रात में जाने की वजह नहीं पता थी।
वह रेडी होकर नीचे आया और बाहर जाने लगा कि तभी यह देखकर राकेश काका ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। आंसू के आने की खुशी में वह इतना खुश था कि उसे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी। कल रात भी उसे नींद नहीं आई थी, सारी रात उसने जाग कर ही बिता दी थी। उसने काका को देखा और स्माइल करते हुए कहा, नहीं काका, आज कुछ नहीं खाना, आज मैं बाहर ही खा लूंगा। यह कहकर वह चला गया। उसने कुछ ही देर में विला से एयरपोर्ट तक का आधा रास्ता तय कर लिया था। वह आज बहुत खुश था। वह खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद आज वह आंसू से मिलने वाला था। उसने होठों पर स्माइल सजाई और अपनी स्पोर्ट कार की स्पीड को थोड़ा और तेज कर दिया। अब उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। मौसम भी आज उसका साथ दे रहा था। आकाश में हल्के बादल छाए थे, हवा भी ठंडी ठंडी बह रही थी। तभी उसने मौसम का जायजा लेते हुए एफएम ऑन कर दिया और गाने सुनने लगा। ऐसा लग रहा था आज सब शिव का साथ दे रहे थे। यह मौसम, यह हवाएं और एफएम पर बज रहे गाने सब उसके स्पोर्ट में थे। शिव गाना सुनकर उसे गुनगुनाने लगा। वह गाना गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और कार से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। शिव वेटिंग एरिया में बेफिक्री से आंसू के आने का वेट करने लगा। फ्लाइट लैंड होने में अभी भी आधा घंटा बाकी था और यह आधा घंटा उसे एक दिन जैसा लग रहा था। वह 5 मिनट में 10 बार घड़ी देख चुका था और बेचैनी से अपने पैरों को बार बार हिला रहा था कि तभी फिर से उसने टाइम देखा और झुंझलाते हुए खुद से कहा, अब इस घड़ी को क्या हो गया है, यह एक ही जगह क्यों रुकी है। अभी वह खुद से बोल ही रहा था कि तभी एक बच्ची की रोने की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो एक छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में रो रही थी। उसे रोते देख कर शिव ने अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे खिलाने लगा और वह बच्ची भी उसे देखकर चुप हो गई और मुस्कुराते हुए उसके साथ खेलने लगी। शिव ने उस बच्ची की माँ की सहमत पर उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। वह उस छोटी बच्ची के साथ खेलने में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला वह उस बच्ची के साथ खेल रहा था और उस बच्ची की माँ शिव के बगल में बैठकर उस बच्ची को बोतल से दूध पिला रही थी। वह अभी भी उस बच्ची के साथ खेलने में खोया हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आंसू की फ्लाइट लैंड हो चुकी है और अब वह उसके सामने खड़ी उसे गुस्से में घूर रही है। आंसू उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी वह तेज कदमों से उसके पास गई और गुस्से में बोली, या बच्ची आपकी है, आपने शादी कर ली। आवाज सुनकर शिव ने गर्दन घुमाकर आंसू की तरफ देखा तो वह चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू लिए रोवासी आंखों से उसे ही देख रही थी। यह देखकर शिव ने जल्दी से उस बच्ची को उसकी माँ को दिया और उठकर उसके पास आकर उसे समझाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो यार, यह बच्ची मेरी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से शादी तो क्या, मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। यह सुन आंसू ने रोते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर यह आपकी बच्ची नहीं तो आप इतने प्यार से उसे गोद में लेकर उसके साथ क्यों खेल रहे थे। उसकी बात सुनकर शिव ने उसे समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो आंसू ने उसका हाथ झटक दिया। यह देखकर शिव ने उस लेडी की तरफ देखा और कहा, प्लीज मैम, आप इन्हें बताइए कि यह बच्ची आपकी है, मेरी नहीं। उसकी बात सुनकर वह लेडी अपनी बेटी को गोद में लेते हुए खड़ी हुई और आंसू से बोली, हाँ यह मेरी बेटी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की फ्लाइट डिले हो गई है और मेरी बेटी क्राउड एरिया में रोने लगती है। यह मुझसे चुप ही नहीं हो रही थी तो आपके पति मेरी हेल्प कर रहे थे। आप प्लीज इन्हें गलत मत समझिए। उस लेडी की पूरी बात सुनकर आंसू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से शिव की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी। तभी शिव ने उसके गले लगते हुए कहा, अब आगे से शक मत करना यार, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑलवेज यू माई वाइफ। यह सुनकर आंसू उससे अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, वाइफ? अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो अभी आप मुझे अपनी वाइफ नहीं कह सकते मिस्टर शिवान ओबराय। उसकी बात पर शिव ने मुस्कुराते हुए ही कहा, नहीं हुई है तो हो जाएगी, पर बीवी तो मेरी ही तुम बनोगी। या कहते हुए वह फिर से उसके गले लग गया। वहीं उधर श्रीलंका में द रॉयल क्लब के बाहर एक साथ 5 गाड़ियां आकर रुकी। सबसे आगे एक ब्लैक कलर की इंपॉर्टेंट कार थी जिसमें से कियान बाहर आया और अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे शिवा और उसके आदमी भी अंदर चले गए। कियान जब क्लब के अंदर गया तो क्लब के अंदर का माहौल देखकर उसकी भौहें तन गई और वह पूरे क्लब को अपनी काली आंखों से स्कैन करने लगा। 2 फ्लोर में बना यह क्लब कोई ऐसा वैसा क्लब नहीं था। वह एक फाइट क्लब था जहां इलीगल फाइट होती थी और फाइट करने वालों पर पैसे लगाए जाते थे। क्लब के बीच में रिंग बना था जहां फाइट हो रही थी। रिंग के चारों तरफ लोगों का घेरा था। कियान ग्राउंड फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पर गया। फर्स्ट फ्लोर के गलियारे में ही बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था और वे सभी नीचे रिंग में ही हो रही फाइट को देखते हुए
फाइटर को चेयर्स कर रहे थे। कियान ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखा और वहां मौजूद लोगों ने उस आदमी को ढूंढने लगा। उसके आदमी और शिवा भी यही कर रहे थे। वह सभी फोटो वाले आदमी को ढूंढ रहे थे। तभी शिवा ने क्लब में लगी भीड़ को देखकर खुद से कहा, तुझे ढूंढना आसान नहीं होगा पर मुश्किल भी नहीं है। तुझे तो ढूंढ ही लेंगे और फिर उसके बाद तेरी अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। यह कहते हुए उसकी नजरें क्लब को एक्सप्लोर कर रही थी। क्लब में सारे आदमी ही थे, वहां एक भी लड़की या औरत नहीं थी। कियान की नजरें उस आदमी को तलाश रही थी जिसकी तलाश उसे द रॉयल क्लब लेकर आ गई थी। लोगों की इतनी भीड़ और शोर में उस आदमी को ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था। पर बात सुहानी की थी जो उसकी जिंदगी थी। उसके लिए तो कियान इस दुनिया से उस दुनिया में भी जा सकता था और यह तो एक फाइट क्लब था। उसकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा शब्द नहीं था। और बात जब डेविल के एंजल की हो तो डेविल उसके लिए हर खतरे का सामना करेगा और उसके लिए सभी से लड़ भी जाएगा। कियान ने फिर से एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखा और चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, तू चाहे कभी भी कहीं ही छुपा हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। उसी फ्लोर पर दूसरी साइड शिवा भी उसी आदमी को ढूंढते हुए खुद से बोला, कहाँ छुपकर बैठा है साले, अब अपने बिल से निकल भी जा। यह कहते हुए उसकी नजरें सभी तरफ घूम रही थी। वहीं जिनके अंदर एक फाइटर ने अपने सामने खड़े दूसरे फाइटर को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। पहले फाइटर ने उस दूसरे फाइटर को उठाया और उसे रिंग के बाहर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सभी उस फाइटर का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन सबको सबके होठों पर एक ही नाम था, राका राका राका। या बोलते हुए सब राका को चीयर्स कर रहे थे। तभी एक आदमी रिंग में आया और उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब अगली फाइट जिन दो लोगों के बीच होने वाली है उनका नाम है रुद्राक्ष और थॉमसन। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों में एक अलग ही जुनून भर गया और सभी दुगनी एनर्जी से रुद्राक्ष का नाम लेते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, रुद्राक्ष रुद्राक्ष। जैसे ही कियान ने यह नाम सुना तो वह एक पल के लिए उसके कदम वहीं रुद्र का नाम सुनकर रुक गए। फिर उसने अपने रुके कदमों को आगे बढ़ाया और उस आदमी को ढूंढने लगा। अनाउंसमेंट के बाद थॉमसन और रुद्राक्ष दोनों रिंग में आए और सीटी बजते ही दोनों के बीच फाइट होने लगी। शुरुआत में थॉमसन रुद्राक्ष पर भारी पड़ रहा था। यूं कहें कि रुद्राक्ष ने खुद को उसे मारने का मौका दिया। वहीं कियान उस आदमी को ढूंढते हुए राइट क्लब से लेफ्ट ब्लॉक में चला गया था। तभी उसकी दौड़ती नजरें एक चेहरे पर जाकर रुकी और उसने अपने कदम उस आदमी की ओर बढ़ा दिए। उस आदमी के पास जाकर कियान ने पीछे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वह आदमी पीछे मुड़ा और कियान को देखकर उसने कहा, तुम कौन हो भाई? कियान ने उसके सवाल को इग्नोर किया और अपने फोन में सुहानी की फोटो को निकालकर उस आदमी के सामने कर दी। जैसे ही उस आदमी ने सुहानी की फोटो को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह कियान से छूटने की कोशिश करते हुए वहां से भागने लगा। पर कियान ने उस आदमी की कॉलर को पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से उस आदमी की सारी कोशिशें कियान के नीचे दबकर रह गई। तभी कियान ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कहाँ रखा है उसे? उसके पूछने पर उस आदमी ने डरते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से और भूल जाओ उसे। यह सुनते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका शरीर हीट करने लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। उसके गुस्से की आग की लपटों को वह आदमी अपने ऊपर भी महसूस कर रहा था। तभी कियान ने उस आदमी की कॉलर को छोड़कर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया तो उस आदमी ने टूटे फूटे शब्दों में कहा, तुम नहीं जानते वह किसके पास है। तुम उस लड़की के चक्कर में खुद की जान गंवा दोगे पर उस लड़की को नहीं बचा पाओगे। वह उस लड़की को नहीं जाने देगा। तुम उस लड़की को उसकी कैद से कभी आजाद नहीं करवा पाओगे। उसकी बात सुनकर कियान का गुस्सा उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहा था और उस आदमी की बातें उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। तभी कियान ने अपने डेंजरस ऑरा में आते हुए दांत पीसकर कहा, जो पूछा उसका जवाब दे वरना तेरी जान से ही वहां का एड्रेस निकलवा लूंगा। वह आदमी उसके कठोर शब्दों और उसकी काली आंखों में अपनी मौत देखकर सहम गया। उसने अपने होठों से कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन को घुमाकर तिरछी नजरों से रिंग में फाइट कर रहे रुद्राक्ष की ओर देखा। कियान ने उस आदमी की नजरों का पीछा किया और उसकी नजरें भी रिंग में फाइट कर रहे रुद्राक्ष पर चली गई। उसने रुद्र को देखते हुए उस आदमी की कॉलर को छोड़ दिया। वह आदमी उसकी पकड़ से आजाद होते ही वहां से भाग गया। कियान अब एक टक रिंग में फाइट कर रहे रुद्राक्ष को घूर रहा था। वह उस आदमी का इशारा समझ गया कि उसकी सुहानी इसी आदमी के पास है। अब उसकी आंखों में रुद्राक्ष के लिए नफरत और गुस्सा भर गया था। वह अब उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी उसने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, मेरी बीवी को कैद करने की कीमत तो तुझे चुकानी होगी। वहीं रिंग में रुद्राक्ष काफी देर से थॉमसन से मार खा रहा था।
पर वह अब बारी उसकी। उसने थॉमसन के पंच को अपने एक हाथ से रोका और अपने दूसरे हाथ का पंच बनाकर थॉमसन के सीने पर मारा। रुद्राक्ष के उस वार से वह नीचे गिर गया। रेफरी के 10 तक काउंटिंग करने के बाद भी जब थॉमसन नहीं उठा तो पूरे क्लब में एक बार फिर से रुद्राक्ष का नाम गूंजने लगा। फिर रेफरी ने माइक में कहा, क्या आज की फाइट में कोई और हिस्सा लेना चाहेगा? क्या कोई यहाँ ऐसा है जो इस रिंग में रुद्राक्ष का सामना कर सकता है, उसे हराने की ताकत रखता है? सब जानते थे रुद्राक्ष कितना बड़ा फाइटर था। उसके सामने खड़े होना मतलब यमराज के सामने खड़े होने जैसा था। तभी रेफरी की काउंटिंग समाप्त होने से पहले ही कियान ने अचानक से फर्स्ट फ्लोर से सीधा रिंग के अंदर जंप किया। उसके रिंग में जंप करते ही रुद्राक्ष के नाम का मच रहा शोर एकदम से शांत हो गया। सभी हैरानी से कियान को देख रहे थे जो रिंग में रुद्राक्ष के सामने खड़ा था। रुद्राक्ष की आंखें भी कियान को ही देख रही थी। शिवा ने जब कियान को रिंग में जंप करते हुए देखा तो वह अपने आदमियों के साथ रिंग के पास आ गया और वह चारों तरफ से रिंग को घेर कर खड़ा हो गया। कियान रुद्राक्ष को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था तो वहीं रुद्राक्ष भी उसे एकटक देख रहा था। तभी उसने कियान के पास आकर कहा, यहाँ के नहीं लगते हो तुम, इसीलिए पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि इस रिंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक बार फाइट शुरू होने के बाद तुम फाइट बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। उसकी बात सुनकर कियान ने कुछ नहीं कहा और अपने होठों को तिरछा कर हल्का सा मुस्कुराया और अपना ब्लेजर निकालने लगा। उसने ब्लेजर निकालकर शिवा को पकड़ा दिया और अपने रिस्ट वॉच निकालने लगा तो इस बार शिवा ने पहले ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। कियान ने शर्ट के बटन खोले और स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किया और फिर शर्ट की कॉलर के ऊपर के 2 बटन खोल लिए। इस बीच रुद्राक्ष उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उसके ऊपर से नहीं हटी थी। इस वक्त वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। एक्सप्रेशनलिस्ट चेहरा और नशीली आंखें जिनमें आज एक अलग ही भाव था जो उसे कातिल लुक दे रही थी। तभी उसे देखते हुए रुद्राक्ष ने खुद से सवाल किया, हो कौन तुम? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वहीं कियान ने फाइट की पोजीशन में आते हुए अपने एक हाथ से उसे खुद पर अटैक करने का इशारा किया। यह देखकर रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसने भी फाइट की पोजीशन में आते हुए कहा, अब तुम यही चाहते हो तो यही सही। यह कहते हुए उसने एक पंच बनाया और फिर कियान के चेहरे पर वार किया, पर तभी उसने भी उतनी ही फुर्ती से उसके पंच को अपने एक हाथ से रोक लिया। यह देखकर रुद्राक्ष को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया और वह समझ गया था कि उसने कियान को कम आंक लिया है। तभी कियान ने रुद्राक्ष के पंच को नीचे किया और अपने दूसरे हाथ से एक पंच उसके मुंह पर मारा। उसका पंच पड़ते ही रुद्राक्ष एक तरफ झुक गया, पर तुरंत ही वह जल्दी से सीधा हो गया और फिर अंगूठे से अपने होंठ के कोने से निकल रहे खून को साफ करते हुए उसने खुद से कहा, कौन है तू? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू कोई आम इंसान है और तेरे यह मुंह इस बात को साबित कर रहे हैं कि तू भी एक फाइटर है। पहली बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है, तो चलो देखते हैं आज हम दोनों में से कौन इस रिंग से जिंदा बाहर जाता है। खुद से बात करते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई थी और तभी वह एग्रेसिव होकर कियान के ऊपर टूट पड़ा। वह दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर चोट के निशान थे और कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था। अभी वह दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और बाहें फैलाए दोनों ही हथेली हाथों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों में उलझी हुई थी। वह दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज से पहले इस वक्त की फाइट किसी ने उस रिंग में देखी नहीं थी, इसलिए वह सभी लोग हैरानी से अपनी आंखें खोले रोमांचक फाइट को देख रहे थे जो उन्हें खुद को देखने पर मजबूर कर रही थी। रुद्राक्ष पहला ऐसा शख्स था जो कियान को बराबरी की टक्कर दे रहा था, तो वहीं रुद्राक्ष को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई है जो उसे भी हरा सकता है। अभी उन दोनों के बीच हार जीत का फैसला होना बाकी ही था कि तभी पुलिस की वहां रेड पड़ी और अफरा तफरी मच गई। क्लब में मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी और शोर होने पर भी कियान और रुद्राक्ष का ध्यान उस ओर नहीं गया। वे दोनों अपनी ही धुन में एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। के बीच जाकर फाइट रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। तभी राका, जो रुद्राक्ष का ही एक आदमी था, उसने रिंग के बाहर से ही रुद्राक्ष को रोकते हुए कहा, सर अभी हमें जाना होगा, इस फाइट को हम बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। राका की बात सुनकर उसने कियान की तरफ देखा और कहा, यहीं से शुरू होगी टुमारो इवनिंग, भूलना मत। कियान उसकी बात पर होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए उसने कहा, सी यू टुमारो। राका रुद्राक्ष को वहां से लेकर जा रहा था कि तभी उसे जाते देखकर कियान ने शिवा की तरफ देखा और वह उसका इशारा समझ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और रुद्राक्ष के पीछे चला गया। वहीं कियान क्लब से निकलकर होटल आ गया था। वह शॉप पर बैठा था और उसके हाथ में फोन था। फोन की डिस्प्ले पर सुहानी
दिख रही थी, उसे देखते हुए उसने कहा, कल तुम मेरे पास होगी और हम कल की इंडिया वापस जाएंगे। यह कहते हुए वह उसकी फोटो को देखे जा रहा था। वहीं रुद्राज क्लब से अपने बंगले पर आ गया था। उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे और उसके 2 आदमी उसकी चोट पर आइमेंट लगा रहे थे। तभी कुछ आवाज उसके कान में गई और उसने गर्दन घुमाकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ देखा तो आवाज सुहानी के रूम से आ रही थी। वह गुस्से में अपनी शर्ट पहनते हुए उठा और सुहानी के रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रूम में एक मेड रुद्राज के कहने पर सुहानी के होश में आते ही उसके लिए खाना ले गई थी। सुहानी ने खाना खाने से मना कर दिया और रूम में रखी चीजों को गुस्से में फेंकने लगी। उसने थोड़ी ही देर में रूम में तहलका मचा दिया था। रुद्राज जब रूम में पहुंचा तो उसने मेड को आंखों के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। मेड के जाने के बाद रुद्राज ने एक नजर कमरे को देखा तो कमरे में सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। यह देखकर उसने सुहानी को घूर कर देखते हुए कहा, चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम यहाँ से अब कभी नहीं जा सकती। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो मेरे आदमियों के हाथों मारी जाओगी। रुद्राज को लग रहा था कि सुहानी उसकी धमकी सुनकर डर जाएगी और चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेगी और वह जैसा कहेगा वैसा ही करती जाएगी। पर उसकी सोच के उल्टा सुहानी उसकी बात सुनकर हंसने लगी थी। उसके होठों पर हंसी देखकर रुद्राज की भवें सिकुड़ गई थी। सुहानी दोनों हाथ बांधकर स्माइल करते हुए रुद्राज के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ मुझे कैद करके रख लोगे, मुझे कैद करके? या कहते हुए वह हंसने लगी, तुमने क्या मुझे कोई ऐसी वैसी आम सी लड़की समझ रखा है जिस पर तुम अपना हुक्म चलाओगे और वह डर कर तुम्हारी सारी बातें मानेगी और तुम्हारी कैद में घुट घुट कर रहेगी? नो वे, मुझे कैद करके रखने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना तुम। यह कहते हुए सुहानी रुद्राज के चारों ओर घूम रही थी। वहीं रुद्राज के चेहरे के भाव उसकी बात सुनकर सख्त हो गए थे, पर उसने सुहानी को बीच में रोका नहीं और उसकी बात सुनता रहा। तभी सुहानी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखकर अपनी बात को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? मुझे यहाँ लाना, मुझे यहाँ लाकर कैद करना, वरना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यह कहते हुए वह रुद्राज के सामने चुटकी बजाने लगी और अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए आगे बोली, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे तुम मुझे यहाँ रोक कर दिखाओ। अगर तुम मुझे यहाँ रोक कर 24 घंटे तक रोकने में कामयाब हो गए तो मैं खुद तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी और यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। सुहानी की बातें और उसका कॉन्फिडेंस देखकर रुद्राक्ष ने अपने एक आईब्रो को ऊपर चढ़ाया। उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे जानती नहीं इसलिए यह सब बोल रही हो। मैं तुम्हारे इतने कॉन्फिडेंस की वजह तो नहीं जानता क्या है, पर वजह जो भी हो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हैंडसम दिखते हैं वह लड़कियां, अपना दिल हार जाती हैं उन पर वह जितने हैंडसम दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा डेंजरस भी हैं। अगर उनसे तुम्हारी मुलाकात हो ना तो उनकी शक्ल पर मत जाना। जितने स्वीट वह मेरे लिए है ना उतने ही डेंजरस वह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। यह कहकर वह एक कदम आगे बढ़कर उसके नजदीक आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे बोली, मेरी हिम्मत की वजह जाननी थी ना, यह है वह वजह। यह कहते हुए उसने अपने गले में पहना मंगलसूत्र निकाल कर उसे दिखाया। वह चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जब सुहानी कियान के बारे में बता रही थी तो एक पल के लिए रुद्राज को अपनी और कियान की फाइट याद आ गई और वह उसके बारे में सोचने लगा। सुहानी अपनी बात पूरी करके उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी रुद्राज ने अपनी बात पर कहा, बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने पति पर? तुम्हारे ही आंखों के सामने उसे मारूंगा। यह सुनकर सुहानी ने उसे धमकी देते हुए कहा, खुली आंखों से सपने देख रहे हो मिस्टर? खुली आंखों से देखे सपने सच नहीं होते। तुम्हारा अब बुरा टाइम शुरू हो गया है मिस्टर, इसलिए तो तुम मुझे यहाँ लाए हो और अब मेरी वजह से वह तुम्हारी जिंदगी में आ गए। बस यह समझ लो कि तुम्हारी जो यह लंका है ना उसमें आग लगाने वह आ गए हैं। यह कहते हुए उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। रुद्राज को ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी उस पर हंस रही हो। उसका ऐसा सोचना भी सही था, वह उस पर हंस तो रही थी। तभी रुद्राज ने उसे देखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसा और उसकी तरफ बढ़ा। सुहानी ने उसे अपने पास आते देखकर उसे रोकते हुए कहा, वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। जितना बुरा तुम सोच सकते हो ना उससे कई गुना बुरा वह तुम्हारे साथ करेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्राज के कदम रुक गए।
तभी उसने सुहानी को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें बचाने तो आएगा ना। वाह! यह सुनकर सुहानी ने उससे नजरें मिलाते हुए कहा, आएंगे नहीं, अब तक तो वो आ भी गए होंगे और शायद तुम्हारा सामना भी उनसे हो चुका होगा। और तुम अब यह मत सोचना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी। यह कहते हुए वह आराम से बेड पर बैठ गई। रुद्राज को सुहानी के एटीट्यूड और उसकी बात दोनों पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसी और वहां से जाने लगा कि तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने जो खाना मेरे लिए भेजा था वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सुनकर रुद्राज रुक गया और पलट कर उसे देखने लगा कि तभी सुहानी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर कहा, इतने दिनों से मरीजों को देखने के चक्कर में मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तुम ना मेरे लिए एक अमेरिकन पिज्जा और केक ऑर्डर कर देना, और हाँ, बिल की टेंशन मत लेना। बहुत पैसे हैं मेरे राक्षस पति के पास। वह मेरे खाने का बिल और तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का बिल दोनों ही चुका देंगे। सुहानी ने एकदम फ्री स्टाइल में बिना झिझक के अपनी बात कही थी, जिसे सुनकर रुद्राज का पारा हाई हो गया था। उसने गुस्से के घूंट को स्किल से अपने गले से नीचे उतारा और उससे घूरते हुए कहा, वहां से चला गया। उसके जाते ही सुहानी ने रूम को अंदर से लॉक किया और बेड पर बैठते हुए बोली, आई मिस यू मिस्टर राक्षस, जल्दी आ जाओ ना। पूरे 6 दिन हो गए हैं आपको देखे हुए और अब वेट नहीं होता है। वह कियान को याद करने लगी और उसे याद करते हुए उसकी यादों में ही खो गई। वहीं सिवा रुद्र का पीछा करते हुए उसके बंगले तक तो आ गया था, पर वह आगे नहीं जा पाया था। इतनी टाइट सिक्योरिटी को देखकर उसे वापस लौटना पड़ा। हॉल में बैठा रुद्राक्ष सुहानी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी कही एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, राका, जिस आदमी के साथ आज मेरी फाइट अधूरी रह गई थी, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे 2 घंटे के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात पर राका ने सिर हिलाया और चला गया। वहीं उधर कियान होटल के वीआईपी रूम में बैठा रुद्राज के बारे में ही पढ़ रहा था। वह एक बिजनेसमैन था जो होटल चैन का बिजनेस करता था। दरअसल रुद्राज के 2 चेहरे थे, एक बिजनेसमैन का और एक गैंगस्टर का। श्रीलंका में भूकंप आना भी उसी के प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। जो जगह उसे अपने होटल के लिए पसंद आई थी, उस जगह पर छोटे छोटे गांव बसे थे। उस जगह को खाली करवाने के लिए ही रुद्राज ने जमीन के अंदरूनी हिस्से में ब्लास्ट करवाए थे, जिसे भूकंप का नाम दे दिया गया था। उसके खिलाफ कोई नहीं जाता था और ना ही उसके अगेंस्ट पुलिस को आज तक कोई सबूत मिला था, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि वह उसके अगेंस्ट गवाही दे सके। इसलिए वह आज तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। वहीं उधर मुंबई में शिव ने आंसू के साथ आज पूरा दिन बिताया। उसने 10 महीने की कमी एक दिन में ही पूरी कर ली थी। अभी भी दोनों गार्डन में झूले पर बैठे थे। आंसू उसके सीने पर सिर रखकर उसके बराबर में बैठी थी। वह पूरी तरह उसके प्यार में खोई हुई थी। शिव ने उसकी छोटी छोटी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा रखा था और एकटक उसके हाथों को देख रहा था। उसके हाथ को अपने होठों के पास लाकर उसने प्यार से अपने होंठ उसकी हथेली पर रख दिए। आंसू ने उसकी इस हरकत पर पलके उठाकर उसे देखा तो शिव उसकी आंखों में देखते हुए अपनी एक उंगली को उसके होठों पर फिराने लगा। उसने कहा, कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गई हो कुछ महीनों में तुम। उसकी बात पर आंसू ने उसे देखते हुए कहा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो इतना बदलाव लाना ही था। यह कहते हुए वह उसकी आंखों में इंटेंशनली देख रही थी। तभी शिव ने उसकी चिन को पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओके, तो देखते हैं कितना बदल पाई हो तुम खुद को। यह कहकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। इस बार आंसू भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वह किस इतनी लॉन्ग थी कि आंसू उसे किस करते हुए उसकी बाहों में ही सो गई थी। उससे अलग हुआ और उसे सोते देख कर वह धीरे से मुस्कुराया। फिर उसके माथे को चूम कर कहा, छोटी चूहिया, सोते हुए कितनी मासूम लगती हो तुम, लाइफ स्वीट एंजल। यह कहकर उसने आंसू को अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर ले गया। विला में किसी के ना होने का फायदा शिव अच्छे से उठा रहा था। उसे अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर खुद भी बेड पर आकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। आंसू ने नींद में ही उसे महसूस किया और उसे कसकर पकड़ लिया और उसने अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा लिया। वहीं उधर सुहानी ने रूम को अंदर से बंद करने के बाद दोबारा नहीं खोला था। उसने खुद को रुद्राज के सामने स्ट्रांग तो दिखा दिया था, पर वह अंदर से डरी हुई थी। उसने रुद्राज को मर्डर करते हुए देखा था। वह मंजर उसकी आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उस किंग साइज बेड
बेड पर डर से किसी छोटी बच्ची की तरह सिकुड़ कर लेटी हुई थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलकर बेडशीट को गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने कियान के साथ बिताए हर एक मोमेंट एक रेल की तरह चल रही थी, जिन्हें याद करके कभी तो वह मुस्कुराती तो कभी रो देती। वह कियान को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी उसने एक पिलो को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे यकीन है कल इसकी जगह आप होंगे। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। वहीं उधर कियान होटल में रूम की बालकनी में खड़ा था और हमेशा की तरह ही रात के घने अंधेरे को घूर रहा था। उसकी नजरें अंधेरे से हटकर चांद पर गई तो उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा आ गया और तभी उसने मन ही मन खुद से कहा, बस आज की रात है, कल तो तुम मेरे पास होगी। कल की सुबह का इंतजार तो रुद्राक्ष भी बेसब्री से कर रहा था। उसके दिए हुए टाइम पर राका ने उसके सामने कियान की फाइल रख दी थी और वह उसके बारे में ही पढ़ रहा था कि तभी उसने फाइल बंद करते हुए कहा, ओह, तो तुम उसके हस्बैंड हो और तुम यहाँ उसी के लिए आए हो। फिर सोचते हुए उसने खुद से कहा, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? तभी कुछ सेकंड बाद उसने राका से कहा, उन दोनों को बुलाओ। राका ने सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों आदमियों के साथ रुद्राक्ष के सामने खड़ा था। वह उन दोनों आदमियों को गुस्से में ऐसे देख रहा था कि मानो वह अभी उन दोनों आदमियों को अपने हाथों से ही चीर कर फाड़ देगा। उसका गुस्सा उसकी हाथ की तनी नसों को देख कर ही बयां हो रहा था। तभी दोनों को घूरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उस डेड बॉडी का क्या किया तुम दोनों ने? रुद्राक्ष समझ गया था कि कियान को उस वक्त उस तक पहुंचने का सबूत जंगल से ही मिला होगा। उसके पूछने पर दोनों ने सब बता दिया। तभी दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष ने राका से कहा, ले जाओ इन्हें, इनकी गलती की सजा दो, इनकी चीख मेरे कानों तक आनी चाहिए। उसकी बात पर राका ने सिर हिलाया और दोनों को लेकर जाने लगा। वह दोनों ही रुद्राक्ष से अपनी मौत की भीख मांग रहे थे, पर उसे उनकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दोनों ही आदमियों की दर्द भरी चीखें उसके कान में गई और उसे सुनकर उसने खुद से कहा, तुम दोनों की वजह से वह मुझ तक पहुंच गया, वरना वह कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। रात से सुबह हो चुकी थी और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। अपने रूम में था, तब एक वेटर बिना उसके ऑर्डर के बियर लेकर उसके रूम में आया। वह अपने सामने खड़े वेटर को देख रहा था, जो उसके सामने बियर की बोतल को ट्रे में लिए खड़ा था। उसने वेटर को जाने का इशारा किया तो वेटर ट्रे को टेबल पर रखकर वहां से चला गया। कियान ने बियर की बोतल को देखा, उसके नीचे एक पेपर नोट था। उसने वह नोट उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखे मैसेज को पढ़ते हुए वह धीरे से मुस्कुराया और उसने खुद से कहा, तो तुझे भी पता चल ही गया है। यह कहकर वह उठा और चला गया। कुछ ही देर बाद कियान उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया जहां का एड्रेस उस पेपर नोट में लिखा था। कियान और रुद्राक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके लेफ्ट साइड में फाइट के लिए एक रिंग बना था। तभी रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तो तू यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया है, पर तू उसे नहीं ले जा सकता क्योंकि तेरी वाइफ ने मुझे खून करते हुए देख लिया था। मैं जुर्म करता हूँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ता, पर इस बार जो मैंने किया उसका जीता जागता सबूत तेरी वाइफ है। तभी उसे बीच में रोकते हुए कियान ने कहा, उसे लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी बात पर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसे देखते हुए उसने कहा, बहुत भरोसा है ना खुद पर? तो ठीक है, इस भरोसे को रिंग में दिखा। तेरे और मेरे बीच एक फाइट होगी और जो जीतेगा उसे जीत में ट्रॉफी मिलेगी और वह ट्रॉफी तेरी वाइफ होगी। जो जीतेगा वह उसे अपने साथ ले जाएगा। मंजूर है? यह कहते हुए वह कियान की आंखों में देख रहा था। उसकी बात पर कियान को गुस्सा बहुत आया और उसने अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वह खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, डन। उसके मुंह से हाँ सुनकर रुद्राक्ष ने राका को इशारा किया। वह उसका इशारा समझते हुए अंदर गया और कुछ ही मिनटों में सुहानी के साथ बाहर आया। सुहानी ने जैसे ही कियान को देखा तो उसके होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह भागते हुए उसके पास आने लगी। तभी रुद्राक्ष के आदमी उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। यह देखकर सुहानी ने कियान की तरफ देखा तो उसने अपनी आंखों के इशारे से उसे वहीं रुकने के लिए कह दिया। उसका इशारा समझते हुए सुहानी ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों ही एक दूसरे को 7 दिन बाद देख रहे थे। सुहानी की आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था, तो वहीं कियान उसे भावहीन होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो वहीं रुद्राक्ष दोनों को ही देख रहा था और फिर कियान के नजदीक आकर उसने कहा, देख ले जी भर कर, क्योंकि तू इसे आज आखिरी बार देख रहा है। उसकी बात सुनकर कियान ने सुहानी से अपनी नजरें हटाई और उसे देखने लगा। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों को हल्का सा तिरछा करके मुस्कुरा दिया। उसकी स्माइल ऐसी थी मानो वह रुद्राक्ष और उसकी बात पर हंस रहा हो। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज
दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।